हेलो दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेट 5 का लास्ट पार्ट लगा रहे हैं। दोस्तों इसमें आपको सारे 5 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका 5 नंबर का सवाल एक भी छूटे ना हो। तो दोस्तों आपका अथवा में आता है विभव मापी का सिद्धांत क्या है। एक विभव मापी के तार का प्रतिरोध 8 ओम है और 4 ओम के प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए जब विसर्पी कुंजी का संपर्क विभवमापी तार के ठीक मध्य बिंदु सी पर किया जाता है। मतलब कि आपको इसमें विभवमापी का सिद्धांत लिखना है और जो न्यूमेरिकल दिया उसको हल करना है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार चित्र दिया है आपका क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 वोल्ट है और ए सी बी, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका है 4 ओम है, ठीक है। तो हमें मध्य बिंदु सी पर किया, ठीक है, जाता है ठीक मध्य यानी संपर्क कुंजी यानी सी पर मध्य किया जा रहा है। तो ज्ञात क्या करना है, तो 4 ओम प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो 8 ओम भी दिया है। तो दोस्तों विभवमापी का सिद्धांत लिख लेंगे इस प्रकार। जब एक समान परिच्छेद के तार में विद्युत धारा बह रही हो तब तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात भी अनुक्रमानुपाती यल तथा इसको हम अगर अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट के आ जाता है, यानी भी इक्वल टू के इंटू यल, जहाँ के क्या आपका विभवमापी के तार विभव प्रवणता है, ठीक है, यानी के क्या है, विभव प्रवणता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अब दिया क्या है, तार ए बी का प्रतिरोध आर बराबर 8 ओम दे दिया है, यानी ए बी का प्रतिरोध 8 ओम दे दिया है। तार ए सी का प्रतिरोध कितना दे दिया है, 4 ओम। अब पूछा है उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे आपको निकाल लेना है। तुल्य प्रतिरोध देखिए यहाँ पे आपका समांतर में है, मतलब तो 1/r डैश इक्वल टू क्या होगा, 1/r1 प्लस R2 हो जाएगा। दोनों का मान सेम नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम है। R1 का मान देखिए यहाँ पे 4 ओम आया है और R2 का भी 4 ओम उसमें दिया है, यहाँ पे भी 4 ओम आया है दूसरा मान, ठीक है। तो यहाँ पे 4 1/4 धन 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/4। तो 2 से जब काटेंगे तो 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पे आ गया है, तो R डैश इक्वल टू 2 ओम। अब प्रतिरोध R डैश तथा सीबी के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R डबल डैश इक्वल टू R डैश प्लस R। तो R डैश का मान कितना निकाले थे, 2, तो 2 रख लेंगे और R का मान क्या है, 4, तो जोड़ देंगे तो 4 2 6 ओम हो जाएगा। यानी जो तुल्य प्रतिरोध हम लोग का कितना आ गया, 2 ओम, मतलब 6 ओम आ गया, और आपका समांतर प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब परिपथ में धारा कितना होगी, तो आपने पढ़ा है आई बराबर भी बटा आर, यानी भी बराबर आई इंटू आर पढ़ा है आपने सूत्र। तो उसी से आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आर। तो आर का मान रख लेंगे तो 2 बट भी का मान ऑलरेडी आपको फिगर में बताया कि दिया है 2 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वोल्ट रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, भी का मान रख लिया, तो भी बटा, तो और आर डबल डैश का मान हमें मालूम है 6 ओम। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध का मान रखा गया, तो 2/6 इज इक्वल टू काटेंगे तो 1.1/3 एम्पियर आपका आ जाएगा। तार बिंदु ए व सी के बीच विभव क्या होगा, तो जहाँ आर डबल डैश है वहाँ पे आर डैश कर देंगे, तो भी बराबर आई इंटू आर डैश हो गया। आई का मान दे दिया, आर डैश का मान दे दिया है, तो भी बराबर कितना होगा, 2/3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है 4 ओम के प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो अर्थात हम लोग का भी बराबर आ गया। तो अतः 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 2/3 वोल्ट होता है, लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको हल करना है। आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। और वीडियो लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, ज्योतिष दूरदर्शी का निम्नांकित किरण आरेख बनाइए, यानी आपको चित्र बनाना है। आपको चित्र दिखा दूंगा कैसे बनाना है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, निम्न में से कौन से उत्तल लेंसों की प्रयुक्त करने पर अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनेगा। इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की ज्ञात कीजिए। आपका दे दिया F1 बराबर 20 सेंटीमीटर, F2 बराबर 50 सेंटीमीटर, F3 बराबर 1 मीटर और F4 बराबर दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर। F4 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इतना आपका मान दे दिया है, ठीक है। अब इसको आपको हल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको किरण आरेख बना देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल से बनाया गया है, तो आपको अगर ना मतलब बुझाए तो आप इसको जाके अपने बुक में से देख लीजिएगा, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस को आप जाकर देख लीजिएगा, अभिदृश्यक लेंस का किरण आरेख कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो दिया गया वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, F1 F2 F3 F4 का मान, ठीक है।
अब पूछा है इसमें F1 व F2 लेंसों से बने दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो हमें यम बराबर पता है कि माइनस F0 बटा Fe ब्रैकेट में 1 प्लस Fe बटा डी होता है। बस F0 का मान रख लेंगे और Fe का मान रख लेंगे। तो यहाँ पे रख लेते हैं F2 और यहाँ पे F1 का मान, तो 50 बट्टा 20 हो जाएगा प्लस 1। और आपको डी बराबर पता है न्यूनतम दूरी मतलब तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर डी का मान 25 रख लेंगे। और Fe का मान जो यहाँ पे रखे हैं हम, वहाँ पे जो यहाँ पे रखे हैं वही यहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 20 रख लेंगे। तो जब 20 रखेंगे तो इसको हल करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा -4.5, ठीक है, -4.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों F3 और वो F4 में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे F1 व F2 है, यहाँ पे F3 और F4 है। तो F3 का मान कितना है 100 सेंटीमीटर और F4 का मान 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे यम बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर रखेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे बटा 25 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो -24 आ जाएगा, ठीक है, -24 सेंटीमीटर। अतः F3 व F4 लेंसों से मिलकर बने दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होगी। बस आपको यही लिख देना है। अब दोस्तों अगला हम लोग का प्रश्न आता है पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंगिष्टकारी क्रिया समझाइए। तो दोस्तों ये क्रिया विधि हम लोग सेट 3 में पढ़ ली है। अगर आपने सेट 3 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मेरा आर सोल्यूशन 2020 का और 2019 का दोनों जाकर देख लीजिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा आपको अच्छे अंक लाने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट आता है खंडिया में 6वां प्रश्न आपका आता है नीचे प्रदर्शित श्रेणी एलसीआर परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। यदि एक अतिरिक्त संधारित C1 को संधारित C के समांतर में जोड़ जाने पर शक्ति गुणांक का मान एकांक हो जाए तब C1 की धारिता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका प्रतिरोध दे दिया होगा प्रश्न में, आपको इसमें सारा मान आपको देखने को मिल जा रहा होगा कि L बराबर 100 mH, C बराबर 2 माइक्रोफैरड, R बराबर 400 ओम और V बराबर V0 साइन यहाँ पे 1000 T प्लस 5, मतलब इतना चीज आपको दे दिया। अब आपको क्वेश्चन में छाड़ना है कि हल दिया है L बराबर दे दिया 100 mH मतलब हेनरी, ठीक है। तो आपको एक इसका हेनरी बदल देना, मतलब मान लीजिए यहाँ पे मीटर हेनरी दिया है तो यहाँ पे हेनरी में बदलेंगे तो 0.1 हेनरी हो जाएगा। C बराबर 2 माइक्रोफैरड दे दिया तो इसको फैरड में बदलिए तो 10 के घात 6 से गुणा कर दीजिए, फैरड में बदल जाएगा। R बराबर आपका 400 ओम दे दिया। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा की जगह पे आपका 1000 दिया है प्लस 5 दे दिया है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि ये सूत्र होता है V=V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे ओमेगा का मान दे दिया है 1000। अगर आपको यहाँ पे चाहिए मतलब लिखना है कैसे, तो आप सिंपली वो सूत्र लिखेंगे और लिख देंगे इसकी तुलना इससे करने पर ओमेगा =1000 रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है। अब आता है पहला आपका पूछा है कि क्या प्रेरण प्रतिघात, यानी कि आपका पहला इसमें क्या पूछा है धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए, कलांतर पूछा है, ठीक है। तो कलांतर निकालने के लिए पहले हम लोग को एक्सएल का मान पता रहना चाहिए, एक्सी का मान पता रहना चाहिए और उसके बाद आर तो हम लोग का दिया है, क्योंकि कलांतर का सूत्र होता है tan phi = XL - XC बटा आर। तो दोस्तों एक्सएल निकालने के लिए हम लोग को प्रेरण प्रतिघात मतलब ज्ञात करना है। तो एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू यल का मान मालूम है, ओमेगा का मान मालूम है, गुणा कर देंगे तो 1000 × 0.1 = 100 ओम आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इससे क्या हो गया प्रेरण प्रतिघात का मान मालूम हो गया। अब धारिता प्रतिघात एक्सी का मान क्या होगा 1/ओमेगा c होता है, तो 1/ओमेगा c कर देंगे। सी का मान मालूम है, ओमेगा का मान भी मालूम है, रख लेंगे। रखने के बाद कितना आ जाएगा 500 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब आता है परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर। तो जेड बराबर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। जेड बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL - XC का स्क्वायर, बस मान रख लेंगे। तो 400 का स्क्वायर धन यहाँ पे भी आपका 400 का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें घटेगा तो -400 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -400 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों में देखेंगे 400 का मान हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, तो 400 का बाहर आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 2 बच जाएगा। तो ये आपका आ गया 400 √2। अब कलांतर के लिए क्या होगा tan phi = XL - XC बटा आर, XL - XC का मान, ठीक। तो XL का मान कितना आया आपका 100 आया और -XC का मान कितना है 500 है, तो घटाएंगे तो -400 आएगा और R का मान आपका 400 में दिया था, ठीक है। तो इससे कटेगा तो आपका कितना आएगा -1 और 5 यानी 10 - 5 का मान कितना होता है 45 अंश। तो आपको सिंपली लिख देना है phi = -45 डिग्री, ठीक है। अतः धारा I वोल्टेज V से कलांतर 45 डिग्री अग्रगामी होगा। वही अगर प्लस में आता तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं पश्चगामी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आया तो क्या होगा धारा I वोल्टेज V से कला में 45 डिग्री अग्रगामी होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ आपका पूछ दिया है क्या
यदि एक अतिरिक्त, यहाँ पे आपको शक्ति गुणांक का मान एकांक में ज्ञात करना है, ठीक है, शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। तो शक्ति गुणांक cos फाइव इक्वल टू क्या होता है, आर बटा जेड इक्वल टू आपको 1 लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख दिया गया। अब 1 क्यों लिखा गया है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जाननी है कि यहाँ पे एकांक में पूछा है, ठीक है। तो तब क्या होता है, आर बराबर जेड इक्वल टू 400 ओम, ठीक है, आर बराबर जेड इक्वल टू 400 ओम। अब क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब इतना बराबर इसके हो गया तो इसको इधर करेंगे तो आर इक्वल टू जेड हो जाएगा, और आर इक्वल टू जेड है तो आर का मान कितना हुआ है, 400 आया है, 400 आया तो जेड बराबर भी क्या हो जाएगा, 400। यहीं पर ये चीज़ लिखा गया। अतः क्या होगा, 400 इक्वल टू, अब यहाँ पे मान रख लेंगे, जेड का मान इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो जेड का मान अभी हम लोग ज्ञात किए, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार। तो उसी प्रकार इसमें जेड का मान रख लेंगे। तो जेड का मान इसमें देखिए 100 माइनस एक्सीएल। तो एक्सी यहाँ पे हो गया है। क्यों हो गया एक्सी, क्योंकि हमें संधारित्र में तो एक्सी हो गया है, तो एक्स डैश सी। अब यहाँ पे एक्स डैश सी का हमें मान ज्ञात करना है। क्यों मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया प्रश्न में, यदि एक अतिरिक्त संधारित्र C1 को संधारित्र C के समांतर में जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक का मान, मतलब अतिरिक्त एक C1 जोड़ा जा रहा है, ठीक है, अतिरिक्त क्या हो रहा है, C1 जोड़ा जा रहा है। जो पहले C1 है वो नहीं, जो अतिरिक्त जोड़ा जा रहा है उसका अब हम मान ज्ञात करना है। तो मतलब जो आप पहले XC निकालें ये वाला, उसको अब भूल जाना है कि मतलब हमने 500 निकाला, इसको भूल जाना है। बाकी आपको सब याद रखना है, आर का मान याद रखना है और XCL का मान याद रखना है। बाकी XC का मान आपको भूल जाना है, क्योंकि अब हम XC हमको न्यू अतिरिक्त ज्ञात करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे XC का मान नहीं रखा गया है, एक्सएल का मान रखा गया, आर का मान रखा गया है, और इसको हल करके आपका एक्स सी का मान ज्ञात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स डैश सी लिखा गया है। आप चाहते तो इसको एक्स C1 भी कर सकते थे, आप चाहेंगे तो एक्स C1 भी कर सकते हैं। तो आपका ये 100 ओम आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 100। तो दोस्तों इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाना है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और तुरंत इसको शेयर कर दीजिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो दोस्तों अगला हम लोग का प्रश्न आता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक वृत्ताकार कुंडली एक्स जिसकी त्रिज्या 0.02 मीटर तथा एक 100 फेरे हैं, एक अन्य वृत्ताकार कुंडली वाई जिसकी त्रिज्या 0.2 मीटर तथा 1000 फेरे हैं, संकेंद्रीय तथा सम अक्षीय रखी गई है। कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली वाई में धारा 4×10⁻² सेकेंड में 7 एम्पियर से 5 एम्पियर परिवर्तित की जाती है, तो कुंडली एक्स में प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या है। तो दोस्तों इसमें एक्स सी डैश यानी एक्स डैश सी हम लोग बराबर 100 निकाले थे। तो अगर आपको एक चीज़ और बता दूं, हम एक चीज़ और बता दें, उसमें हम लोग क्या निकाले थे, थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। हमें ज्ञात हुआ था एक्स डैश सी इक्वल टू 100 हुआ था, ठीक है। तो हमने पढ़ा है एक्स सी इक्वल टू 1/ω/c। तो अगर हम देखें तो हमें एक्स सी का मान कितना मालूम है, 100 मालूम है। तो 100 इक्वल टू क्या होगा, 1/ω/c, ठीक है। तो सी का मान, ओमेगा का मान हमें नहीं, हमें सी डैश का मान निकालना है। तो ओमेगा का मान मालूम है, तो 1 गुणे मतलब यहाँ पे 100 गुणे क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू क्या कर देंगे, 1/c हो गया, ठीक है। इसको ओमेगा का क्या हुआ, इसको इधर भेज दिए, ठीक है, इसको इधर भेज दिए, गुणा कर दिए। मान लीजिए इधर का इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इतना हो गया। तो यानी सी इक्वल टू क्या होगा, 1/100 इंटू ओमेगा। ओमेगा का मान आपको लिख देना है, ओमेगा का मान लिख के आपको सी का मान ज्ञात कर लेना है। उस वाले प्रश्न में जो इसके पहले बताया हूँ, ओमेगा का मान रख के आपको ज्ञात कर लेना है। अब दोस्तों इसमें आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक का परिभाषा हमने सेट 2 में बता दिया था, सेट 3 में भी, तो उसको आप जाके तैयार कर लीजिएगा। इससे आपको, इस वीडियो से आपको ये पता चल रहा होगा कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का परिभाषा कितना इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपका लगातार 2 से 3 सेट में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और इस साल में ये भी पूछने वाला भी है, तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार करें। हम दोस्तों दे दिया है क्या, इसमें R1 इक्वल टू मतलब त्रिज्या दे दिया है, पहला त्रिज्या दे दिया है 0.02 मीटर, उसका फेरों की संख्या दे दिया है 100, और R2 दे दिया यानी दूसरी त्रिज्या 0.2 मीटर और उसकी फेरों की संख्या दे दिया 1000। अब कुंडली का अन्योन्य प्रेरण ज्ञात करना है। तो कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, m बराबर μ0 n1 n2 पाई R2 का स्क्वायर बटा 2R1। बस सारा का सारा मान पुट कर लेना है। आपका μ0 का मान होता है 4 पाई, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n1 का मान 100, n2 का मान 1000, पाई का मान होता है 3.14, ये भी रख लेना है। और यहाँ पे क्या हुआ है, R2 का स्क्वायर हुआ है, तो R2 का मान कितना है 0.2, तो इसको 2 बार लिख देंगे, 0.2 इंटू 0.2 और बटा 2 इंटू 0.02। बस इस सारे मान को पुट करके आप जब काट पीट के हल करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा m बराबर 3.94 × 10⁻³ हेनरी।
अब दिया क्या इसमें डेल्टा टी इक्वल टू दे दिया आपका 4 गुणे 10 के घात 2 सेकेंड, और डेल्टा आई दे दिया है आपका 5 माइनस 7 इक्वल टू -2 एम्पियर। अब कुंडली एक्स पे क्या बताना है, कुंडली एक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना है। तो आपको सूत्र मालूम है कि ई बराबर -m इंटू डेल्टा आई बटा डेल्टा टी होता है। बस एम का मान मालूम है, डेल्टा आई का मान मालूम है, डेल्टा टी का भी मान मालूम है, बस रख लेंगे और ई का मान ज्ञात कर लेंगे। यही आपका कुंडली एक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंसर है। तो दोस्तों इतना कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो 7वां का 8वां प्रश्न है, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। तो सिंपली ऐसे हेडिंग डाल लेंगे, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। दोस्तों इस प्रकार चित्र बना देंगे, ठीक है। आपको चित्र याद रखना, अगर आपको चित्र याद है तो आप आसानी से इस फिगर के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं पढ़ूंगा तो आपको पूरा का पूरा फिगर समझ में आने लगेगा। हमने क्या लिखा है, माना एक पतला उत्तल लेंस यल वायु में रखा है, ठीक है। तो ये जो आपका वायु है यल है, और ये पतला लेंस है ना, तो इसको क्या किए हम वायु में रख दिए हैं। लेंस के पदार्थ वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 है, मतलब इसके भीतर क्या है n2 है, और इसके बाहर क्या है n1 है। तो वही चीज लिखा गया है, लेंस के पदार्थ वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 तथा लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है जिसका अपवर्तनांक n1 है। लेंस का वक्रता केंद्र क्या है, C है। प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1, तो यहाँ देखिए प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1, द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव P2 है। बस इतना लिखना है। लेंस की मोटाई कितना है, T है। आपको लिख देना लेंस की मोटाई क्या है, T है। माना प्रथम पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या R1, अब इसका त्रिज्या क्या है, R1 है, और द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या R2 है, ठीक है। अब माना ध्रुव P1 से वस्तु O की दूरी, अब यहाँ से लिख देना P1 से वस्तु O की दूरी कितना है, वस्तु O की दूरी कितना है, U है। ये देखिए नीचे U लिखा गया, तो U है। तथा प्रथम पृष्ठ के कारण इसका प्रतिबिंब I डैश है, ध्रुव P से V1 दूरी पर बनता है। तब अपवर्तनांक के सूत्र से n2 बटा V डैश माइनस n1 बटा U इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा R1। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और थोड़ा सा इसके बारे में और लिखेंगे। दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I डैश वस्तु का कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब P2 से V दूरी पर बनता है। यदि लेंस की मोटाई T हो तब ध्रुव P2 से प्रतिबिंब I डैश की दूरी V डैश माइनस T होगा। दूसरे पृष्ठ से अपवर्तनांक के लिए किरण n2 से n1 में जा रहा है, तब n1 बटा भी माइनस n2 बटा भी डैश माइनस टी इक्वल टू n1 माइनस n2 बटा R2 हो जाएगा। यदि लेंस अत्यंत पतला हो तब अर्थात t बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर मान लीजिए पूरा लेंस पतला यानी t मोटाई इसमें है ही नहीं, मोटा है ही नहीं, एकदम पतला है, ठीक है। तो पतला होगा तो क्या होगा, t बराबर 0 रख लेंगे। t बराबर 0 रखेंगे क्या होगा, n1 बटा भी माइनस n2 बटा भी डैश इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बटा R2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। इसको 2 मान लीजिए और ऊपर वाले को जो 1 माने थे उसको क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए n1 बटा भी माइनस n2 बटा भी डैश प्लस n2 बटा भी डैश माइनस n1 बटा u इज इक्वल टू इतना बराबर इतना, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और इसमें n1 माइनस n2 दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लेंगे, बट यहाँ पे प्लस है तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है n2 माइनस n1 है, यहाँ पे क्या है n1 प्लस n2 है। तो आप चाहे तो इसमें से कॉमन लीजिए, चाहे इसमें से कॉमन लीजिए, ठीक है। तो हम मान लीजिए इसमें से अगर कॉमन ले रहे हैं तो आपका क्या होगा, n2 माइनस n1 यानी ये माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो R1 माइनस R2 यानी कि इसमें से अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, n1 हम लोग का माइनस हो जाएगा, n2 प्लस हो जाएगा। तो n2 माइनस n1 तो R1 आपका प्लस में, ये माइनस में है, तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया है, तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे। अब इसमें क्या है, ये तो दोनों कट गया है, तो ये है, तो n1 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, n1 ब्रैकेट में 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू इक्वल टू इतना बराबर इतना। अब यहाँ पे देखेंगे n1 है, अब इसमें n1 कॉमन लेंगे तो n1, तो इसमें क्या होगा, n2 बटा n1 माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर इसमें n1 से गुणा करेंगे तो n1 आपका कट जाएगा, और फिर n1 मतलब आपका यही आ जाएगा। तो इस वजह से n1 कॉमन लिया गया है, तो यहाँ पे -1 आ गया है, और इधर के n1 से इधर के n1 को काट दिया गया, तो बस यहाँ पे ये चीज़ आ गया है। अब आगे देख लेते हैं इसके क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे n1, अब n बराबर क्या होता है, n2 बटा n1 होता है, तो वहाँ पे n2 बटा n1 की जगह पे n रख दिया गया है। अब इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब लिखा गया यदि वस्तु अत्यंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तब u बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा, v बराबर f हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अनंत रख लेना है, यहाँ पे v की जगह पे f रख लेना है। तो आपका 1 बटा f इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बटा R1 माइनस R2। यही पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है, बस आपको इतना ही लिख देना है।
अब दोस्तों यहाँ पे 7वां का 8वां हमने ये वाला बताया था, अब ये 7वां प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप तो सब पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें कोई छोड़ने वाली बात नहीं है। 7वां प्रश्न कहता है, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित कीजिए। एक गोलीय पृष्ठ के लिए किस चीज़ का सूत्र? अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित कीजिए। उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तनांक आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिए, फिगर आपको ऐसे बना देना है और फिगर के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। माना APB एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसकी विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। गोलीय पृष्ठ के ध्रुव P से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I है। माना इस उत्तल गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R है। माना कोण MIP, कोण MOP तथा कोण MCP क्रमशः अल्फा बीटा गामा है, यानी बीटा अल्फा तथा गामा है। तो त्रिभुज MIC में R बराबर क्या होगा? बीटा प्लस गामा, जो बहिष्कोण प्रमेय से। पुनः त्रिभुज MOC में I बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा, बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है। स्नेल के नियम से क्या होगा? साइन I बटा साइन R होता है, इज इक्वल टू 1n2 होता है, यानी का अपवर्तनांक होता है। 1n2 का मान कितना होता है? n2 बटा n1 होता है। और I का मान दे दिया है, I का मान आपका दे दिया अल्फा प्लस गामा और R बराबर दे दिया है बीटा प्लस गामा। तो बस वही चीज़ यहाँ पे पुट कर देना है। अब आगे देख लेते हैं। अब पुट करने के बाद आपको लिख देना है कि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, अतः बीटा अल्फा तथा गामा का मान अत्यंत सूक्ष्म होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन हटा देना है, साइन गायब कर देना है, क्योंकि अत्यंत छोटा हो गया। तो अल्फा प्लस गामा बटा बीटा प्लस गामा इक्वल टू n2 बटा n1। बस तिरिया गुणा कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से जब गुणा कर लेंगे आप, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा इक्वल टू गामा ब्रैकेट में n2 माइनस n1। इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है। अब लिखना है, माना बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर खींचे गए अविलंब यम P डैश की ऊंचाई h है और बिंदु P डैश P के अत्यंत समीप है, तब tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू यम P डैश माइन यम P डैश बटा OP डैश इज इक्वल टू H बटा PO इज इक्वल टू H बटा माइनस यू। अब ये चीज़ कहाँ से आ रहा है? जब आप फिगर देखेंगे ना तो आपको सारा का सारा चीज़ पता चल जाएगा। जैसे कि यम P डैश, तो यहाँ पे देखिएगा यम कहाँ है आपका? यम यहाँ है, यम P डैश ये है आपका, ठीक है। तो यम P डैश के जगह पे क्यों h लिखा गया? क्योंकि इसका ऊंचाई h है, ठीक है। इसका क्या है? ऊंचाई h है, तो लिखा गया। और IP डैश आपका दिया एक ठो, तो IP डैश अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे I और P डैश है, तो ठीक है। तो IP डैश कितना है आपका दूरी? तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? V है, तो यहाँ पे V लिखा गया है। और यहाँ पे OP डैश है, तो यहाँ पे इसकी दूरी क्या है? माइनस U है। तो बस वही चीज़ लिखा गया। जब आप फिगर देखेंगे तो इसका सारा का मान पुट कर लेंगे, तब जाके आपको क्या लिख देना? अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा हो गया और ये इसका मान हो गया। अब इस समीकरण में क्या करना है? 2 में रख देना है। तो अल्फा का मान रख लीजिए और बीटा गामा का मान सारा रख लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, जब आपका ये समीकरण बन जाता है तो आपको क्या करना है? दोनों पक्षों में क्या करना है? एच से भाग दे देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है। अगर आप चाहें तो इसमें भी एच कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी एच कॉमन ले सकते हैं। जब एच से भाग देंगे तो एच आपका गायब हो जाएगा, जो बचेगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में आपको क्या कर देना है? जो माइनस है उसको इधर लिख देना है, जो प्लस है उसको इधर लिख देना है, बस यही किया गया है, ठीक है। अब n2 माइनस आप देख सकते हैं n2 यहाँ पे हो जाएगा n2 माइनस n1 n2 माइनस n1, ठीक है। अब n2 माइनस n1 फिर हम कहेंगे कि n1 कॉमन ले लीजिए, तो फिर n1 कॉमन लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा n2 बटा n1। तो n1 से n1 कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे n हो जाएगा, तो n माइनस 1 बटा u n बटा v, यही चीज़ आ जाएगा n माइनस 1 बटा r। अब बस यही आपका सूत्र हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बस दोस्तों लास्ट टॉपिक बचा है, इसको हल कर लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये लिखना है आपको। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए जहाँ D संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो बातों पर निर्भर करता है वो चीज़ लिख देते हैं। यहाँ पे 3 बातों पर निर्भर करता है। प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, प्लेटों के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिख देना है। अतः सी व्युत्क्रमानुपाती डी पढ़ेंगे और नहीं तो सी अनुक्रमानुपाती 1/d पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको सी बराबर आप जब यहाँ पर रखेंगे
तो आई यहाँ पे कि ए अपॉन डी हो जाएगा, जो कि हम लोग का जो ए है यहाँ पे के है, तो सी अनुक्रमानुपाती क्या होगा कि ए बटा डी, यहाँ पे तीनों से मिलकर, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो आपका एप्सिलॉन नॉट जुड़ जाएगा, जहाँ एप्सिलॉन नॉट अनुपात की विद्युतशीलता है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया क्या है, वायु संधारित्र की धारिता सी डी जीरो बराबर क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, कितना दे दिया 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब परावैद्युतांक प्लेट में रखने पर सी इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस 3d अपॉन 4 प्लस 3d अपॉन 4 बटा के, ये कितना दे दिया आपका 6 माइक्रोफैराड दे दिया है। अब बस इन्हीं चीज़ों को आपको हल करके आपको सिंपली के का मान फाइंड करना है। तो चूंकि के का मान इसमें दिया है, इसमें के रखा गया है, तो आपको के का मान ज्ञात कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, एप्सिलॉन नॉट बटा डी का मान दिया है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है, डी भी यहाँ पे है, तो जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग मान पुट करेंगे 3 माइक्रोफैराड, वरना 6 माइक्रोफैराड पे हम लोग हल करेंगे। अब चूंकि इसको हल करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम उलसीएम लेकर हल किया गया है, तो 4 अपॉन डी प्लस 3d अपॉन 4 क्या आया है इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल किया गया है, तो इसमें हल क्या किया गया है, डी को कॉमन लिया गया है, ऊपर देखिए दोनों में डी है तो डी को कॉमन लिया गया है, डी बटा 4 यानी 4 भी कॉमन लिया गया है, तो 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा डी है, यहाँ पे ए बटा एप्सिलॉन नॉट है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, तो ठीक है, तो इसको जब 1/4 को ऊपर भेजेंगे ना, तो ऊपर 4 हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड अभी नहीं लिखा गया है, तो वहाँ पे वही चीज़ रख दिया गया है, और बाकी आपका ये चीज़ रख के यहाँ पे इसको ऊपर कर दिया गया है 4 को। अब इसमें जब आप तिरिया गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली इतना आने के बाद आपको लिख देना समीकरण 1 का मान रखने पर, तो यहाँ पे हमने क्या किया 3 माइक्रोफैराड रख दिया, यानी 3 मान रख दिया है। अब यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 3 के। अब यहाँ पे जब इसमें गुणा होगा तो आप तिर्यक गुणा कीजिए, या फिर जैसे भी गुणा करके आसानी से आप लाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे के + 3 हो जाएगा और के हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 है तो 3 चौको 12 हो गया, ठीक है, तो 12 हो गया। अब आपको इधर जब पलटेंगे तो आपको आसानी से के बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 2 = 1 + 3 अपॉन के आपको यहाँ पे मान रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे के का मान आपका 3 आ जाएगा, यानी परावैद्युतांक का मान कितना दे दिया है, के दे दिया है, के बराबर 3 दे दिया है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आता है नेक्स्ट हम लोग का अथवा ये वाला, कूलाम का विद्युत वाहक बल का नियम क्या है, 3 बिंदु आवेश +q - 4q तथा +2q एक यल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हैं, जिससे कि चित्र में प्रदर्शित है। आवेश +q पर कार्य करने वाले परिणामी विद्युतीय बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। आवेशों की पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य भी ज्ञात करना है आपको। मतलब ये 2 से 3 चीज़ें, 2 चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। कार्य ज्ञात करना है, आवेशों को पृथक करने में दूरी में ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है, और आपको वैद्युतीय बल का सूत्र प्राप्त करना है, परिणामी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपली कूलाम का नियम लिख देंगे। तो कूलाम का नियम आप देख सकते हैं, सिंपल और सरल भाषा में लिखा गया है। इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा R2 r स्क्वायर, ठीक है। तो r का वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया, तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे, इसको अनुक्रमानुपाती पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हो गया। तो यह बराबर आपका जब देखिए जो भी यहाँ पे हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट के आता है, और के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे के नहीं रखा गया, डायरेक्ट के का मान रख दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहीं कहीं बुकों में के रखा रहता है, ठीक है। तो के का मान आप उसमें डायरेक्ट दे दिया रहता है 9 × 10⁹ ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का मान पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, हल कर देना। यहाँ पे आपका पहला जो प्रश्न था वो हो गया। अब आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखा गया आवेश +2q के कारण +q आवेश पर प्रतिकर्षण बल कितना होगा, F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 Q2 बटा L स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखिए भुजा की लंबाई L है, और जहाँ पे Q, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चित्र बना है, भुजा की लंबाई क्या है, L है। अब यहाँ पे ए पे कितना लग रहा है, +q चार्ज लग रहा है, बी पे +q और सी पे -4q, ठीक है। तो यहाँ पे +q आवेश के कारण +q पर, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 व Q2 का मान दे दिया, 2q 3q रख लेंगे तो कितना आ जाएगा 18 × 10⁹ गुणे Q² बटा L स्क्वायर। तो यहाँ पे 18 × 10⁹ 9 आया है, क्योंकि इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹
9 होता है, तो 9 दूना 18 हो गया, तो वही चीज़ यहाँ पे मान रख दिया गया। अब -4 क्यू के कारण और प्लस क्यू के आवेश के कारण, तो माइनस बता दूं कि माइनस आपका न बताता है ऋणात्मक है कि धनात्मक है आवेश, ठीक है। यहाँ पे मान आपको माइनस में नहीं रखना, वो केवल बता रहा है ऋणात्मक है आवेश है या कि धनात्मक आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस नहीं रखा गया है, बस यहाँ पे 4 9 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, ठीक है। सेम सेम मान रख देना है। अब प्लस क्यू आवेश पर कार्यरत परिणामी बल कितना होगा, यह बराबर आपका होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 120 डिग्री। अब बस F1 F2 का मान रख लेंगे, जो जो आपका आया है हल करेंगे तो लास्ट में आपका यह बराबर हो जाएगा 18√3 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q2 बटा एल स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो जाएगा कार्यरत परिणामी बल का। और दूसरा पॉइंट आपका पूछ दिया, आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो W बराबर क्या होता है, यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू 0। इसका मतलब माइनस यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी ए। अब यहाँ पे आपको मान रख लेना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू 2Q बटा यल। अब यहाँ पे इसका मान 1 दे दिया है, -4 -2, क्योंकि ए बी से इसका कितना है, ए बी का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, और इसका यहाँ से इधर कितना है कि -4 है, और इसको यहाँ से कितना है -2 है। तो इस प्रकार आपको लिख के हल कर देना है, तो आपका आ जाएगा कितना, W बराबर 9 गुणे 10 की घात 10 10 की घात 10 बटा 9 गुणे 10 की घात 10 Q2 बटा Q यल, ठीक है। यल यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो बस आपका यही ऊर्जा है जो कार्य है, ठीक है। तो बस आपको यही चीज़ लिख देना है, यही आपका आंसर हो गया। तो आपका वीडियो यहीं ख़त्म होता है और आपका पूरा सिलेबस जो है, मतलब जो सेट है वो पूरा हल होता है। अब आगे की वीडियो में हम सेट 6 हल करेंगे, तो उसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।